हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था पाल डायनेस्टी, पाल शैली के बारे में संपूर्ण जानकारी विद एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे। आज स्टार्ट करने वाली अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली की संपूर्ण जानकारी, देन उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो शैली है अपभ्रंश शैली, ये 10वीं से 15वीं शती तक चली थी। और कहाँ चली थी, इसका लोकेशन क्या है। देखिए आज आपको कौन कौन सा एरिया में कवर अप कराऊंगी। गुजरात, ठीक है, गुजरात में, मालवा गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश में जौनपुर, यूपी में कहाँ पर, तो यूपी में जौनपुर में, यूपी में जौनपुर का एरिया को कवर अप करेंगे। चलिए, क्योंकि लोकेशन पूछ लेता है ना कि कहाँ कहाँ ये आर्ट मूवमेंट चला है। जब हमें पता है कि आज हमको ये एरिया कवर करना है तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और पता भी चलेगा कि ये अपभ्रंश शैली कहाँ कहाँ चली थी। उत्तर प्रदेश में चली थी, राजस्थान में चली थी और गुजरात में चली थी। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होगा, देन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अपभ्रंश शैली, सेकेंड, अपभ्रंश शैली का टाइम क्या था। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि ये टाइम कब से कब तक ये कला चला है अपभ्रंश शैली, और किस धर्म से संबंधित है। तो एग्जैक्ट टाइम है इसका 10वीं से 15वीं, 10वीं से 15वीं शती तक, 15वीं शती तक चला। और किस धर्म से संबंधित है, तो ये है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है अपभ्रंश शैली। पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। अपभ्रंश शैली को ही जैन शैली भी कही जाती है। अपभ्रंश शैली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपभ्रंश शैली के बारे में डिस्कस करूंगी कि ये कौन सी शैली रही है, उसके कौन कौन से गॉड गॉडेस रहे हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। देखिए अपभ्रंश शैली के 2 पार्ट्स हुए हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया। एक थे दिगंबर, दूसरे थे श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर, दिगंबर। श्वेतांबर जो थे उनका वस्त्र होता था श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। और श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी थे। पूछा जाए किसके अनुयायी थे, तो स्थूल भद्र के, स्थूल भद्र के अनुयायी थे श्वेतांबर। सेकंड है दिगंबर, दिगंबर जिनका ड्रेस होता था ये नग्न होते थे। और इनके जो रहे हैं वो हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु के अनुयायी थे। श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। और टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है ऋषभ देव और लास्ट 24वें नंबर पर है महावीर स्वामी। ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, उनकी सवारी वृषभ है और रंग स्वर्ण है। और लास्ट है महावीर स्वामी जिनका सवारी सिंह है और पीला रंग है। और उसके बाद कुछ अन्य तीर्थंकर है जैसे पार्श्वनाथ, उनकी सवारी है सर्प, सर्प या फिर सप्त, क्या बोलते हैं, सप्तफड़ी नाग। अजीतनाथ गज है इनका सवारी, नमिनाथ नीलकमल है इनका सवारी, शांतिनाथ हिरन है इनका सवारी, संभवनाथ इनका सवारी घोड़ा है। संपार्श्वनाथ का सवारी, संपार्श्वनाथ का जो सवारी रहा है वो रहा है स्वास्तिक। अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ का शंख रहा है। नेमिनाथ और नामीनाथ में कंफ्यूज नहीं होइएगा, नेमिनाथ का शंख था और नामीनाथ का नीलकमल। उसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, परंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में वापस रहे। 12 वर्ष पश्चात भद्रबाहु के मगध वापस लौटने पर जैन साधुओं में गहरा मतभेद हो गया था। फिर इन शैलियों को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था जैन धर्म को, श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से। श्वेतांबर जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। और जैन तीर्थंकरों में कल्पसूत्र में
जीवनी जो मिलती है वो भद्रबाहु के द्वारा लिखित है, उसके लेखक भद्रबाहु कहे जाते हैं। और जैन धर्म में संगीति कितनी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, तो संगीति के बारे में यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जैन धर्म के संगीति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैन संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैन संगीति कितनी हुई है? जैन संगीति 2 हुई है। देख लेते हैं वो 2 कौन कौन सी है। जैन संगीति 2 हुई है। प्रथम संगीति हुई थी, प्रथम संगीति, जैन प्रथम संगीति हुई थी 300 बीसी, 300 बीसी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 300 बीसी में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। प्रथम संगीति जो हुई है 300 बीसी पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष है स्थूलभद्र। और शासक किसका था? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था, मीन्स ये मौर्य डायनेस्टी का है। पहली संगीति कब की है? तो मौर्य वंश की है, मौर्य वंश की। अब जो दूसरी संगीति हुई थी, ये द्वितीय संगीति 512 में हुई थी। 512 में पल्लवी, पल्लवी गुजरात में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है पल्लवी गुजरात में। पल्लवी गुजरात में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण क्या थे? क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्क्राइब किया था। और प्रथम तीर्थंकर को अच्छे से याद रखिएगा, ऋषभदेव आदिनाथ को। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर जो लास्ट तीर्थंकर रहे महावीर स्वामी। मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मथुरा कला जैन धर्म के लिए ही मानी जाती है। ठीक, मौर्योत्तर काल के बाद मैसूर के राजा रचमल सत्यवान के मंत्री चामुंडायन ने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 981 से 88 ईस्वी के मध्य गोमतेश्वर बाहुबली, मीन्स आदिनाथ के पुत्र थे वो गोमतेश्वर बाहुबली। उनका 57 फीट ऊंचा कैत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति बनाया गया है। मोनोलिथिक स्कल्प्टर है ये। चलिए, जो इम्पोर्टेंट आज था वो डिस्कस हो चुका है अपभ्रंश शैली के बारे में। और थोड़ा सा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अरिष्ट नेमी जिनको बोलते हैं नेमिनाथ, नेमिनाथ, नेमिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। नेमिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ये श्री कृष्ण के निकट संबंधित हैं। श्री कृष्ण के निकट संबंधित किसे माना गया है? अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ को। जैन धर्म का प्रमुख पर्व कौन था? त्योहार जिसे पर्व बोलते हैं, उनका प्रमुख पर्व था पर्युषण। पर्युषण इनका प्रमुख पर्व था जैन धर्म का। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, आत्मा की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है जैन धर्म में। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे देख लेते हैं। हर्यक वंश, उदयन, पटना पाटलिपुत्र इन्होंने बसाया। पटना पाटलिपुत्र बसाए थे। जैन धर्म के अनुयायी थे, मीन्स जैन धर्म को मानने वाले राजा थे हर्यक वंश के उदयन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन इन्होंने किया था। प्रथम संगीति, जैन धर्म की प्रथम संगीति मौर्य डायनेस्टी की रही है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं खरवेल वंश। पहले थे ये, दूसरे, तीसरे हैं खरवेल, खरवेल वंश। खरवेल वंश, खरवेल जो सुंग वंश चला है,
तीसरे नंबर पर है खरवेल। खरवेल सुंग वंश। सुंग वंश जो चला है ये भी जैन धर्म के राजा के टाइम का रहा है। फिर चौथे नंबर पर आ जाता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष चौथे नंबर पर है। राष्ट्रकूट वंश है। पूछा जाए कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश, जिसमें एलोरा की 30 से लेकर 34 नंबर की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर आपने एलोरा केव नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 30 से 34 नंबर की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश की। अमोघ वर्ष ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद चंदेल वंश आ जाता है, लास्ट है चंदेल वंश। चंदेल वंश। चंदेल वंश यशोवर्मन चंदेल ये भी जैन धर्म के ही राजा रहे हैं। 10वीं से 15वीं शती। 10वीं से 15वीं शती। केंद्र कौन कौन सा था? लोकेशन अभी हमने डिस्कस किया है। लोकेशन क्या क्या रहा है? केंद्र मालवा, मालवा गुजरात। यूपी में जौनपुर, जौनपुर और राजस्थान। पूर्वी में राजस्थान। ये केंद्र था, यहाँ पर अपभ्रंश शैली विकसित हुई, लेकिन सबसे शुरू जो हुआ है वो मालवा गुजरात में शुरुआत हुई। 1380 का कल्पसूत्र। 1380 का कल्पसूत्र सर्वप्रथम पेपर वाला कल्पसूत्र है। अब इसके बारे में फुल्ली डिस्क्राइब करूँगी, बस जनरल बता दी। देखिए एक बार देख लीजिए। अपभ्रंश शैली 10वीं से 15वीं शती तक चला था। इसका केंद्र था मालवा गुजरात, यूपी में जौनपुर में और राजस्थान में। इन एरिया में काम हुआ है। अपभ्रंश शैली के 8 मोमेंट एक्सप्लोर हुए हैं। ठीक है, अब इनको किन किन नामों से जाना जाता है और अपभ्रंश शैली में जो चित्रण हुए हैं, सबसे पहले देखिए अपभ्रंश शैली के जो चित्रण थे, अपभ्रंश शैली के चित्रण, शैली के चित्रण, अपभ्रंश शैली के चित्रण राजपूत एवं सल्तनत, राजपूत एवं सल्तनत, राजपूत एवं सल्तनत काल दोनों में होता है। सल्तनत काल दोनों में होता है। अपभ्रंश शैली के चित्रण राजपूत एवं सल्तनत काल दोनों में होता है। इस शैली के गिरावट, इस शैली के गिरावट, इस शैली के गिरावट के चिन्ह, इस शैली के गिरावट के चिन्ह एलोरा, एलोरा सित्तनवासल, एलोरा सित्तनवासल, इस शैली के गिरावट के चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे एलोरा सित्तनवासल के द्वितीय स्तर के चित्र, के द्वितीय स्तर के चित्र, द्वितीय स्तर के चित्र, पन्ना मलाई, पन्ना मलाई के चित्रों में मिलते हैं। एक बार और ये लाइन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अपभ्रंश शैली के चित्रण राजपूत एवं सल्तनत दोनों काल में होता है। इस शैली के गिरावट के चिन्ह एलोरा सित्तनवासल के द्वितीय स्तर के चित्र एवं पन्ना मलाई के चित्र में देखने को मिलते हैं। अब नामकरण और खोज कैसे हुआ? नामकरण व खोज, नामकरण व खोज। खोज कब हुआ? खोज हुआ है
1913 में श्री हरमैन के थ्रू, श्री हरमैन के द्वारा खोज हुआ। श्री हरमैन के द्वारा 1913 में खोज हुआ था अपभ्रंश शैली का। 1914 में आनंद कुमार स्वामी ने 1914 में आनंद कुमार स्वामी ने बर्लिन का कल्पसूत्र खोजा। कहाँ का? बर्लिन का कल्पसूत्र खोजे थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, रिमाइंड रखिएगा। 1914 में आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम कल्पसूत्र बर्लिन से खोजे थे। फिर 1934 में एनसी मेहता ने फ्रीयर आर्ट गैलरी में बसंत विलास की खोज की है। फ्रीयर आर्ट गैलरी से किसकी खोज की है? बसंत विलास कहाँ पर है? तो ये फ्रीयर आर्ट गैलरी में है। फ्रीयर आर्ट गैलरी के बसंत विलास की खोज किए थे एनसी मेहता 1934 में। अब नामकरण कैसे कैसे हुआ है इस शैली का, उसके बारे में देख लेते हैं। किसने क्या क्या कहा? तो देखिए, इसका जन्म गुजरात में होने के कारण एनसी मेहता ने गुजराती शैली कहें। क्या कहें? गुजराती शैली एनसी मेहता ने कहा जस्ट बिकॉज ये कला जो चला था अपभ्रंश शैली, इसका विकास हुआ था गुजरात में, इसलिए भारत के पश्चिम भाग में पनपने के कारण आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहें। पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। क्यों कहें? क्योंकि भारत के पश्चिम भाग में पनपने के कारण। नेक्स्ट है लामा तारानाथ ने भी पश्चिमी भारतीय शैली कहा, या फिर पश्चिमी शैली कह लीजिए। इन्होंने कहा है पश्चिमी भारतीय शैली तो बोले हैं आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। और पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा, और पश्चिमी शैली किसने कहा? पश्चिमी शैली कहते लामा तारानाथ। नेक्स्ट आ जाता है जैन शैली किसने कहा? जैन धर्म से संबंधित होने के कारण पर्सी ब्राउन ने जैन शैली कहा। और अपभ्रंश शैली किसने नाम दिया? राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली कहा। क्या बोले? अपभ्रंश शैली। एक बार और रिकॉग्नाइज करा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में इवन क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखिए, एनसी मेहता ने क्यों कहा गुजराती शैली? क्योंकि गुजरात में पनपने के कारण। आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा जस्ट बिकॉज ये पश्चिम में एक्सप्लोर हुई थी, इसलिए। लामा तारानाथ ने पश्चिमी शैली कहा। पर्सी ब्राउन ने जैन शैली कहा। राय। अब देख लेते हैं कि अपभ्रंश शैली का अर्थ क्या होता है और किन नामों से अपभ्रंश शैली को जानते हैं। अपभ्रंश शैली इसका अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शैली का अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शैली के अन्य नाम, जैसे अपभ्रंश तो आपको पता है, इसे अपभ्रंश नाम है। अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम है, अपभ्रंश तो पता है, अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली कहते हैं। अन्य नाम है इसका ग्राम्य शैली और ग्रामीण शैली। नेक्स्ट है ग्रामीण शैली, ग्राम्य शैली, ग्रामीण शैली और
पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य शैली, ये नाम जानते थे अपभ्रंश शैली को। इन अन्य नामों से जाना जाता है ग्राम्य शैली, ग्रामीण शैली एवं पाश्चात्य शैली। इन शैली में प्रमुख रूप से दो प्रकार के चित्र विधि हैं। कितने प्रकार के चित्र विधि हैं? दो प्रकार से पेंटिंग्स बनाई गई है। देख लेते हैं वो दो प्रकार कैसे कैसे डिवाइडेशन हुआ है। पहले बना है ताड़पत्रीय ग्रंथ, ताड़पत्रीय ग्रंथ ताड़पत्र पे चित्रित हुआ है, और दूसरा है कागज वाले चित्र। कागज़ वाले चित्र मीन्स पेपर पे पेंटिंग बनाई गई है। देखिए ताड़पत्रीय ग्रंथ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पाम मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? पाम मैन्युस्क्रिप्ट। पाम मैन्युस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं? ताड़पत्रीय ग्रंथ को। और दूसरा है कागज़ वाला ग्रंथ मीन्स पेपर पेंटिंग, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। और अन्य कुछ सरफेस पे भी काम हुआ है, जैसे हाथी दांत, लकड़ी, लिपटवा जिसे स्क्रॉल बोलते हैं, लिपटवा, स्क्रॉल पेंटिंग भी की गई है यहाँ पर। इवन कपड़े पर भी पेंटिंग हुई है, कपड़े पर भी, क्लॉथ पर, फैब्रिक पर। हाथी दांत आइवरी पे पेंटिंग हुई है, लकड़ी वुड पे पेंटिंग हुई है, लिपटवा स्क्रॉल पे पेंटिंग हुई है, और कपड़ा फैब्रिक पे पेंटिंग हुई है। इन सारे अन्य माध्यम में भी पेंटिंग मतलब अन्य सरफेस को यूज़ किया गया है पेंटिंग में, लेकिन फेमस रहा है पेपर के लिए और ताड़पत्र के लिए, जस्ट बिकॉज टू डिवाइड किया गया है। पहले देखिए पेपर पे पेंटिंग नहीं होती थी, पाम लीफ पर होती थी। उसके बाद यहाँ पर अपभ्रंश शैली में पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। कब हुआ पेपर का इन्वेंशन? पहला चित्र कब? 1380 का पहला पेंटिंग है कल्पसूत्र जो गुजरात में चित्रित हुआ था 1380 में। तो कहा जाता है कि पेपर 1350 के समथिंग इंडिया में आ चुका था, मीन्स 14वीं शताब्दी में आ गया था ईरान के थ्रू। तो एग्जैक्ट टाइम है कि 14वीं शती में आया है। 1380 का पहला कल्पसूत्र चित्रित हुआ है जो पेपर वाले कल्पसूत्र हैं। अब ताड़पत्रीय ग्रंथ के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी। ये ताड़पत्रीय ग्रंथ के कितने भाग हुए हैं? तो ताड़पत्रीय ग्रंथ के भी 2 भाग हुए हैं। कौन कौन सा वो 2 भाग रहा है देख लेते हैं। ताड़पत्रीय ग्रंथ के भी 2 भाग हैं। पहला है प्रथम स्तर। हेडिंग डाल देते हैं ताड़पत्रीय ग्रंथ। ताड़पत्रीय ग्रंथ में जो चित्रण हुआ है इनके 2 स्तर हैं, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर में कैसी पेंटिंग बनाई गई है और क्या टाइम रहा है? तो एग्जैक्ट पहले टाइम देख लीजिए। 1060 से लेकर 1350 का प्रथम स्तर का टाइम है। द्वितीय स्तर का टाइम है 1350 से लेकर के 1450 तक का ये टाइम था प्रथम और द्वितीय स्तर के ताड़पत्रीय ग्रंथ का। भारत में कागज़ आने से पहले चित्रण ताड़पत्र पर ही किया जाता था। ठीक है। अब देख लीजिए ताड़पत्रीय ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, आए हुए भी हैं। ताड़पत्रीय ग्रंथ ऑधर नियुक्त श्रुति या ऑधर नियुक्त वृत्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑधर नियुक्ति वृत्ति, इसका टाइम है 1060 और इसकी खोज किसने की? इस कल्पसूत्र कह रही हूँ सॉरी, औधर नियुक्त श्रुति जो ग्रंथ है, औधर नियुक्त वृत्ति, इसका खोज किए थे डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इसका खोज किए। कब किए? 1060 में किए थे। और कहाँ पे प्रेजेंट टाइम ये एग्जिबिट है?
जैसलमेर, वर्तमान में जैसलमेर में संग्रहित है। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में जैसलमेर है, वहाँ पे प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है। खोज हुआ था 1060 में डॉक्टर सत्यप्रकाश के द्वारा। औधर नियुक्ति वृत्ति। नेक्स्ट है श्रावक प्रतिक्रमण सुत्तीचूड़ी, ये भी बहुत फेमस है। दूसरा ताड़पत्रीय ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण श्रावक प्रतिक्रमण सुत्तीचूड़ी। इसका टाइम क्या रहा है? तो इसका टाइम था 1260 इसका टाइम है। कुछ अन्य ग्रंथ भी चित्रित हुए हैं जैसे नेमिचरित। अब जितने हैं सब नाम से ही पहचान जाएंगे आप। नेमिनाथ चरित, महावीर चरित, पाशर्व चरित, भगवती सूत्र, कुवलमाला, कल्पसूत्र। यहाँ पे कल्पसूत्र पेपर वाले नहीं, कल्पसूत्र ताड़पत्र पे चित्रित हो चुके थे पहले। कथा रत्न सागर, कथा सरित सागर, ये वाला तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। औधर नियुक्ति वृत्ति जो 1060 में चित्रित हुआ है जैसलमेर में। खोज डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया। नेक्स्ट है श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी 1260 वाली। नेमी चरित, महावीर चरित्र, ये तो नेम से आप पहचान जाएंगे, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, औधर नियुक्त वृत्ति और श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ताड़पत्रीय ग्रंथों के कैरेक्टरिस्टिक क्या रहे। ताड़पत्रीय ग्रंथ के विशेषताएं मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाम लीफ पेंटिंग। लाइक ग्रंथ मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित हैं। ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है मुख्यतः ग्रंथ। आकृतियों के कंधे चौड़े व पेट पतले दुबले बनाए जाते थे। इनके कंधे जो थे ब्रॉड रहते थे और पेट जो थे वो पतले दुबले बनाए जाते थे। ठीक, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। आकृतियों के जो कंधे होते थे वो चौड़े थे, ब्रॉड थे। जैसे मेल जेंट्स का नहीं होता है चौड़ा कंधा, उस तरह का चौड़े कंधे थे, लेकिन पेट पतले दुबले थे। आकृतियों में भीड़ भाड़ नहीं थी, जैसे बहुत सारे फिगर्स नहीं थे, भीड़ भाड़ नहीं थी। आकृतियों में भीड़ भाड़ नहीं थी। क्षितिज रेखा व वास्तु का अंकन नहीं हुआ था। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली कहते हैं क्षितिज रेखा को, जो ये वाली लाइन होती है क्षितिज रेखा व वास्तु का अंकन नहीं हुआ था। ये कल्पसूत्र के कैरेक्टरिस्टिक थे। कैरेक्टरिस्टिक किस कल्पसूत्र के थे? ताड़पत्रीय कल्पसूत्र के थे। हेडिंग डाला हुआ ताड़पत्रीय कल्पसूत्र की विशेषताएं थी। जैन धर्म से संबंधित, भीड़ भाड़ नहीं थी आकृति में, कंधे ब्रॉड चौड़े बनाए जाते थे, पेट पतले दुबले। 14वीं शती के कल्पसूत्र में सर्वप्रथम स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ। स्वर्ण रंगों में गोल्डन कलर्स का यूज हुआ था सर्वप्रथम। अगर पूछा जाए कि कौन से टाइम में गोल्डन कलर का यूज किया गया, तो 14वीं शती के कल्पसूत्र में सर्वप्रथम गोल्डन कलर्स का, स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया। स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया।
और ये कहाँ पर एग्जिबिट है ये वाला कल्पसूत्र? तो ये है साराभाई नवाब संग्रहालय। साराभाई नवाब संग्रहालय गुजरात में, गुजरात में एग्जिबिट है। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। 14वीं शती के कल्पसूत्र में सर्वप्रथम स्वर्ण रंगों मीन्स गोल्डन कलर का प्रॉपर यूज किया जाने लगा था, और ये एग्जिबिट है ये वाला कल्पसूत्र साराभाई नवाब संग्रहालय गुजरात में। कपड़े पर भी चित्रित हुए हैं ग्रंथ। कपड़े वाले ग्रंथ देखिए कौन से हैं। कपड़े पर चित्रित ग्रंथ, कपड़े पर चित्रित ग्रंथ हैं बसंत विलास। बसंत विलास एक है पंचतीर्थी पद कथा। पंचतीर्थी पद कथा भी कपड़े पर चित्रित हुआ है। दूसरा है बसंत विलास। बसंत विलास बहुत फेमस रहा है। बसंत विलास कपड़े पर चित्रित है बसंत विलास। बसंत विलास के लेखक कौन है ये इंपॉर्टेंट है। तो लेखक हैं बालचंद्र सूरी। बालचंद्र सूरी लेखक हैं। साइज क्या है इस कपड़े वाले बसंत विलास का? इसका साइज है 37 फीट। 37 फीट साइज है। यह कालिदास के ऋतु संहार पर आधारित है। कालिदास का था ऋतु संहार, उसी पर आधारित है बसंत विलास। बसंत विलास गुजरात के शासक थे अहमद शाह। गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय में चित्रित हुआ था 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में ये गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय में चित्रित हुआ। टोटल इसमें 79 पेंटिंग्स है। अगर पूछी जाएगी पेंटिंग कितनी है तो टोटल 79 पेंटिंग है। फ्रियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में है। फ्रियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम। और इसकी अब देख लेते हैं कि कागज पर कौन कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ। कागज पर चित्रित ग्रंथ है। कागज पर चित्रण करने की जो शुरुआत हुई है वो इंडिया में हुई है 1380 का कल्पसूत्र है मीन्स 14वीं शती का सर्वप्रथम कागज पर चित्रित ग्रंथ है कल्पसूत्र जिसके लेखक हैं भद्रबाहु। सर्वप्रथम चित्रित हुआ है। देखिए कागज पर भी जो चित्रित ग्रंथ हुआ है, कागज पर चित्रित ग्रंथ सर्वप्रथम 1380 का कल्पसूत्र है। लेकिन कागज की शुरुआत जो हुई है वो 14वीं शती मानी जाती है। 14वीं शती। कागज पहले भारत में यूज नहीं होता था। कागज ईरान द्वारा भारत लाया गया। इससे पहले ताड़पत्र का यूज किया जाता था भारत में। कागज वाले ग्रंथ चित्रों में खुलकर गोल्डन कलर्स का यूज किया जाने लगा था, स्वर्ण और रजत रंगों का। ग्रंथ चित्रों में ईरानी प्रभाव भारतीय चित्रण में भी दिखाई देने लगा था। कागज पर लिखी एवं चित्रित की गई प्रथम ग्रंथ है कल्पसूत्र। 1380 का कल्पसूत्र। जो कल्पसूत्र रखा हुआ है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। अगर पूछा जाए कहाँ पर है ये तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। मुंबई में ये कल्पसूत्र संग्रहित है। लेकिन कुछ विद्वान 1156 के ध्वन्यालोक को प्रथम ग्रंथ बताते हैं कि पेपर पर चित्रित है। 1156 के ध्वन्यालोक को कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ मानते हैं, जो कि ऐसा कागज पर पूर्ण व्याख्या करने के बाद पता चला कि कागज पर चित्रित ग्रंथ ये वाला नहीं है।
सर्वप्रथम चित्रित है 1380 का कल्पसूत्र। जस्ट बिकॉज इस टाइम में पेपर नहीं आया था इंडिया में। इंडिया में पेपर आया है 14 सेंचुरी में। 1380 का प्रथम कल्पसूत्र है। एग्जैक्ट टाइम है कि 1350 में पेपर आ गया था। 1350 में पेपर आ गया था और 1380 में कल्पसूत्र चित्रित हुआ था, इसलिए 14वीं शती मानी जाती है कल्पसूत्र के फर्स्ट पेपर पेंटिंग को। कागज वाले ग्रंथों में आकृतियों के पीछे वास्तु का अंकन किया गया था। देखिए ताड़पत्र वाले पे वास्तु का अंकन नहीं किया जा रहा था, है ना, लेकिन कागज वाले ग्रंथ पे वास्तु का अंकन किया गया। चेहरे की सीमा रेखा के भीतर आंख को बनाया गया, बाहर नहीं बनाया गया, अंदर ही बनाया गया। इन चित्रों में पीले पीले के स्थान पर स्वर्ण रंगों का यूज किया जाने लगा, लाल रंग के स्थान पर नीले रंग का प्रयोग किया जाने लगा था। इस तरह का ये कैरेक्टरिस्टिक रहा है पेपर का। अब बहुत इंपॉर्टेंट 3 कल्पसूत्र हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद 3 कल्पसूत्र बहुत फेमस हैं। 3 कल्पसूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा 1380 का कल्पसूत्र। 1380 का कल्पसूत्र। दूसरा है 1439 का कल्पसूत्र और तीसरा है 1465 का कल्पसूत्र। 1380 वाला कल्पसूत्र गुजरात में चित्रित हुआ था, गुजरात में। 1439 वाला कल्पसूत्र मांडू में चित्रित हुआ है, मांडू में। और 1465 वाला कल्पसूत्र जौनपुर में चित्रित हुआ, जौनपुर में। अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र कौन सा है, तो ये जौनपुर वाला कल्पसूत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। देखिए 1465 वाला कल्पसूत्र जौनपुर में हुसैन शाह के समय में चित्रित किया गया था। 1339 वाला कल्पसूत्र मांडू में महमूद शाह के समय में चित्रित किया गया था। यह लाल पृष्ठभूमि पर अंकित है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है, ये वाला मांडू वाला कल्पसूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं मोतीलाल खजांची के अकॉर्डिंग। डॉक्टर मोतीलाल मोतीलाल खजांची ने डॉक्टर मोतीलाल खजांची ने कलानिधि पत्रिका कहाँ से निकलती है? बनारस से निकलती है, ठीक, वाराणसी से। कलानिधि पत्रिका में इन्होंने 12 विशेषता बताए हैं, 12 विशेषताएं, 12 कैरेक्टरिस्टिक, 12 विशेषताएं अपने कलानिधि पत्रिका में मोतीचंद्र खजांची ने बताए हैं। पहला है खाली स्थान में निकली आंखें। दूसरे नंबर पर है परवल के आकार के आंख, ये कड़ स्पर्शी आंख। तीसरे नंबर पर है नुकीली नाक। चौथे नंबर पर है दोहरी ठुड्डी। पांचवें नंबर पर है मुड़े हुए हाथ तथा ऐंठन युक्त उंगलियां। छठे नंबर पर है उभरा हुआ सीना। सातवें नंबर पर है चौड़े कंधे तथा पतले व कमजोर पेट। आठवें नंबर पर है खिलौने जैसे पशु पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक रहा है अभ्रंश शैली का, खिलौने जैसे पशु पक्षी। फिर 9 नंबर पर आ जाएगा कमजोर लिखावट, रेखांकन थोड़ी कमजोर इस तरह की। 10वें नंबर पर है प्राकृतिक दृश्यों की कमी। 11 नंबर पर आ जाएगा धरातल पर एक स्थान अनेक दृश्यों का अंकन, एक ही साथ अनेक दृश्यों का अंकन धरातल पर। अंत तक जाते जाते अलंकृत हाथियों को बनाना तथा स्वर्ण व रजत रंगों का खुलकर प्रयोग होना। अंत तक हाथियों को बनाने लगे, फिर लास्ट में गोल्डन और सिल्वर कलर्स का प्रॉपर यूज करने लगे, मीन्स स्वर्ण व रजत रंगों का। सो फाइनली अभ्रंश शैली की ये विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक थी मोतीचंद्र खजांची के अकॉर्डिंग। और अब जो विशेषताएं रही हैं अभ्रंश शैली में, उसमें चेहरे कैसे बने हैं? चेहरे बनाए गए हैं सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं। आउटलाइनिंग कैसे की गई है? आउटलाइनिंग जिन्हें बोलते हैं सीमा रेखा, सीमा
रेखा, सीमा रेखा किया गया है काले रंग से, ब्लैक कलर से, काले रंग से आउटलाइनिंग की गई है। रेखाएं कैसी बनाई गई हैं? रेखाएं बहुत खास विशेषताएं नहीं है अभ्रंश शैली की। रेखाएं रेखाएं यहाँ पे बनाई गई है कोणीय, कोणीय रेखाएं बनाई गई हैं, कोणीय रेखाएं बनाई गई हैं। पृष्ठभूमि पूछा जाता है कैसे हैं पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का अंकन कैसा हुआ है? तो पृष्ठभूमि में सपाट लाल रंग यूज किया गया है, सपाट लाल रंग, सपाट लाल रंग का यूज किया गया है पृष्ठभूमि पर। और आकृति कैसी बनाई गई है? आकृति, तो आकृति बनाई गई है जकड़ी हुई प्रतीत होती है, बीमार सा बदन, भाव का अभाव, कमजोर हस्त मुद्राएं, परली आंख का पूरा बनना, वृक्षों के सांकेतिक अंकन। महावीर स्वामी की आकृति को यहाँ पे स्वर्ण रंग से बनाया गया है, गोल्डन कलर से। आदिनाथ की प्रतिमा बनाई गई है स्वर्ण रंगों से, वृषभ है जिनकी सवारी। पार्श्वनाथ को काले रंग से बनाया गया है जिनकी सवारी सर्प है। नेमिनाथ, इनको नीले रंग से रिप्रेजेंट किया गया है। एक बार और विशेषताएं देख लीजिए। चेहरे सवा चश्मे बनाए गए हैं, आउटलाइनिंग ब्लैक कलर काले रंग से हुई है, रेखाएं कोणीय हैं, पृष्ठभूमि सपाट लाल रंग की हैं। इस शैली की आकृतियां जो हैं वो कैसी प्रतीत होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस शैली की जो आकृतियां हैं वो वायु रोग जैसी प्रतीत होती हैं। इस शैली की आकृतियां वायु रोग से ग्रसित प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। लौर चंदा, लौर चंदा किसकी है? लौर चंदा, लौर चंदा है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। लौर चंदा मुल्ला दाऊद की है। इसका दूसरा नाम है चंद्रयान। पूछा जाए दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है चंद्रयान। चंद्रयान इसका दूसरा नाम है लौर चंदा का। 1370-80 के बीच फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चित्रित हुआ। किस भाषा में हुआ था? अवधी भाषा में, अवधी भाषा में चित्रित किया गया था। एक बार और देख लीजिए। लौर चंदा जिसके लेखक है मुल्ला दाऊद, जिसको दूसरे नाम चंद्रयान से जाना जाता है, 1370 से 80 में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चित्रित किया गया, अवधी भाषा में मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस ये है कि इस शैली में प्रमुखतः जैन धर्मों का अंकन है। पूछा जाए कि किस धर्म का अंकन है, तो प्रमुखतः जैन धर्मों का अंकन है इस शैली में, जिनमें से श्वेतांबरी शाखा, दो शाखा है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबरी शाखा, श्वेतांबरी शाखा से बिलोंग करते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबरी शाखा का अंकन अधिक मिलता है, ज्यादा चित्रांकन श्वेतांबरी शाखा में हुआ है। इस शैली में कल्पसूत्र का अंकन, कल्पसूत्र का अंकन, इस शैली में कल्पसूत्र का अंकन हुआ है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है और कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु लेखक हैं। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों का अंकन मिलता है। 24 तीर्थंकर है जो हमने शुरू में ही डिस्क्राइब किया था। महावीर स्वामी का वैराग्य तथा बाल्मीकि व उनकी पत्नी का चित्रण भी अभ्रंश शैली में ही मिलता है, अपभ्रंश शैली में ही मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभ्रंश शैली में क्या मिलता है, तो अभ्रंश शैली में महावीर का वैराग्य तथा बाल्मीकि व उनकी पत्नी का चित्रण मिलता है। इसी शैली में सर्वाधिक चित्र जो रहे हैं कहाँ पर एग्जिबिट हैं, तो पटना संग्रहालय, पटना संग्रहालय, पटना संग्रहालय, अहमदाबाद संग्रहालय, अहमदाबाद संग्रहालय और खंभात संग्रहालय,
इस शैली के सर्वाधिक चित्र पटना संग्रहालय, अहमदाबाद संग्रहालय, खंभात संग्रहालय, गुजरात तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पूछ लिया जाए कि पेंटिंग कहाँ एग्जिबिट है अपभ्रंश शैली की, तो पटना संग्रहालय, अहमदाबाद संग्रहालय, खंभात संग्रहालय के साथ ही साथ बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में भी एग्जिबिट है। इस शैली में खनिज रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? अगर पूछा जाए कि किस कलर का यूज किया गया है, तो खनिज रंगों का यूज किया गया, मीन्स मिनरल कलर्स का यूज किया गया, खनिज रंगों का। अपभ्रंश शैली में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश शैली में सर्वप्रथम कागज पर चित्रित एवं स्वर्ण रंगों का प्रारंभ हुआ है, जो ईरानी की देन है। कागज का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश शैली में। 14वीं शती में किसकी देन है? ईरानी की देन है। ईरान से भारत आया था। इस शैली में चक्षु आंख जैन स्थापत्य से आया। आंख कहाँ से आया? जैन स्थापत्य से आया। और आंख कैसी बनाई गई है? सवा चश्मा आंख बनाई गई है, सवा चश्मा। देखिए ये पहचान है, पाल, अपभ्रंश और एलोरा में सवा चश्मा आंखें बनाई गई है। मैंने आंख से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का अपलोड किया है, उसमें एक चश्म, सवा चश्म, पौने 2 चश्म, सब तरह के चश्म चेहरे हैं। आप पहले ये क्लियर कर लीजिएगा कि एक चश्म चेहरे, सवा चश्म चेहरे कैसे होते हैं, तो आप कभी ये नहीं भूलेंगे। पाल, अपभ्रंश और एलोरा में सवा चश्मा चेहरा का यूज किया गया है। और इस शैली में जो आंख बनाई गई है वो जैन स्थापत्य से आया है। अपभ्रंश कालीन जैन मूर्तियों में, जैन मूर्तियां कैसी थीं? जैन मूर्तियों में, अपभ्रंश कालीन जैन मूर्तियों में आंखें शीशे की तरह चमकती हुई बनाई गई है। शीशे की तरह, जो प्रिज्म होता है, शीशे, पत्थर व चांदी के ऊपर उभारा गया है, वैसे ही चमकता हुआ बना है। याद रखिएगा, अपभ्रंशकालीन जो मूर्तियां रही हैं, उन मूर्तियों में आंखें शीशे, पत्थर व चांदी के ऊपर उभारी गई हैं। किस पे? किस पर? शीशे, पत्थर व चांदी के ऊपर उभारी गई हैं, चांदी के ऊपर। अच्छा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेल बूटों का सर्वप्रथम अंकन कहाँ हुआ है? बेल बूटों का सर्वप्रथम अंकन कहाँ हुआ है? तो बेल बूटों का सर्वप्रथम आपको अंकन देखने को मिल जाएगा अपभ्रंश शैली में। बेल बूटों का अंकन सर्वप्रथम अपभ्रंश शैली में हुआ है। मुगल एवं राजपूत कला में बेलबूटों की बनावट की सभ्यता यही से लिया गया था। अपभ्रंश शैली आगे चलकर किसमें चेंज, मतलब तब्दील हो गई थी? तो राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में ये अपभ्रंश शैली आगे चलकर राजस्थानी शैली में परिवर्तित हो जाती है। इस शैली में नारियल के पेड़ का तथा आम के पौधे का, जो मैंगो होता है, आम के पौधे का अंकन हुआ है। कलर स्कीम गर्म यूज किया गया है। पूछा जाए कि कलर स्कीम कैसा है, रंग कैसा यूज किया गया है, तो गर्म रंग यूज किया गया है, खनिज रंग, गर्म रंग यूज किया गया है। आकृतियां जो बनाई गई हैं, आकृतियों के वस्त्रों पर गुजराती पटोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो कपड़े बनाए गए हैं, कपड़ों में गुजराती पटोला लोक कला का चित्रण बना है। कालकाचार्य तथा कल्पसूत्र में 20 तीर्थंकरों का जिक्र मिलता है। कालकाचार्य तथा कल्पसूत्र में 20 तीर्थंकरों के चित्र मिलते हैं। चित्र, स्त्रियों के चित्र बहुत कम मिले हैं यहाँ पर, लेकिन पुरुष के ज्यादा बने हैं, स्त्रियों के कम मिले हैं यहाँ पर। इस शैली में कल्पसूत्र तथा मार्कंडे पुराण भी चित्रित हुआ है। राजस्थानी शैली को छोड़कर सभी शैली में आम, नारियल के पेड़ का अंकन हुआ है। बौद्ध धर्म में स्त्री के चित्र अधिक बने हैं, लेकिन अपभ्रंश शैली में स्त्रियों के चित्र कम बने हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका अपभ्रंश शैली कंप्लीट हो गया। अब एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख लेते। लास्ट क्लास में पाल शैली के एमसीक्यूज डिस्कस हुए थे बहुत ब्रीफली। अब जैन शैली को देखिए, जिन्हें अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा, जस्ट बिकॉज ये सेम नेम ही अपभ्रंश शैली रहा है। और आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा, एनसी मेहता ने गुजराती शैली कहा, लामा तारानाथ ने पश्चिमी शैली कहा अपभ्रंश शैली को। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? जैन शैली के चित्र श्वेतांबर
दिगंबर। श्वेतांबरी शाखा में ज्यादा काम हुआ है जैन शैली में, लेकिन यहाँ दोनों है तो श्वेतांबर ही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोनों है तो दोनों कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? तो हमने भी डिस्क्राइब किया था कि गहरी सपाट लाल रंग की पृष्ठभूमि थी, सरफेस। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल एग्जैक्ट टाइम था 10वीं से 15वीं शती। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने माना है? जैन शैली तो पर्सी ब्राउन ने कहा था, और पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा। राय कृष्णदास ने अभ्रंश शैली कहा, एनसी मेहता ने गुजराती शैली कहा। सब जिन्होंने जो जो नाम कहा है वो याद रखिएगा। देखिए गुजरात में ये एक्सप्लोर हुई थी, मैंने मैप के थ्रू आपको समझाया था, गुजरात में भी चली थी। तो देखिए गुजरात के कुछ क्वेश्चन है। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ था? गुजरात शैली का बीजारोपण स्वयं गुजरात में ही हुआ था। गुजरात शैली को दूसरे किन नाम से जाना जाता है? गुजरात शैली को दूसरे जैन शैली के नाम से जाना जाता है, जैन या अभ्रंश शैली। गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है 10वीं से 15वीं शती, एग्जैक्ट था तो 15वीं शती यहाँ होगा। अब आ जाते हैं अभ्रंश शैली के क्वेश्चंस। वो भी अभ्रंश शैली के ही क्वेश्चन थे, लेकिन वो गुजरात और जैन के कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए अभ्रंश शैली के क्वेश्चन। अभ्रंश शैली का प्रमुख विषय क्या था? प्रमुख विषय था वैष्णव धर्म और जैन धर्म, एग्जैक्ट रहा है जैन धर्म, वैष्णव और जैन धर्म। अभ्रंश शैली के चित्र प्रमुखतः किस पर बनाए गए हैं? भित्ति, कागज, कैनवस या ताड़पत्र? यहाँ पूछ रहे हैं प्रमुखतः। चित्र प्रमुखतः शुरू में बनाए गए ताड़पत्र पर, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे कागज पर, जो 1380 का कल्पसूत्र है पेपर वाला। अपभ्रंश शैली में किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ था? तो सबसे ज्यादा अपभ्रंश शैली में खुलकर स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग होने लगा था पेपर पर, और उससे पहले अपभ्रंश शैली में ताड़पत्र पर गोल्डन कलर्स का यूज नहीं हुआ है, सुनहरे रंगों का पेपर पर स्टार्ट हुआ है खुलकर होना। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे थे? अंग प्रत्यंग स्थिर एवं अकड़े हुए थे या जकड़े हुए थे। लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा? लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को पश्चिमी नाम से पुकारे थे, और लामा तारानाथ ने ही पाल शैली को पूर्वी शैली से पुकारे और अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली से पुकारे थे। अपभ्रंश शैली का सचिव ग्रंथ, सचित्र ग्रंथ कौन सा है? सचित्र ग्रंथ पूछा जा रहा है अपभ्रंश शैली का कौन सा है? ऑदर नियुक्त श्रुति, जो 1060 का था, 1060 ऑदर नियुक्त वृत्ति, बहुत फेमस है। ये ताड़पत्रीय प्रथम ग्रंथ है, ताड़पत्र पर प्रथम ग्रंथ है चित्रित, ऑदर नियुक्त वृत्ति। सो फाइनली आज की क्लास में अपभ्रंश शैली विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी राजस्थानी शैली। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।